स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। जो पार्ट 1 का कुछ क्वेश्चंस उसमें रह गए थे उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आपको MCQ प्रोवाइड करा दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। पहला ऑप्शन दिया है कि उन पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो बराबर होगा। दूसरा कह रहा है बलों के परिमाण बराबर होंगे। तीसरा कह रहा है उनके त्वरण बराबर होंगे। और चौथा कह रहा है त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल के हिसाब से सेम कह रहा है, यदि ये मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र यदि है इस तरह से, और इसमें एक प्रोटॉन एंट्री कराया गया है यानी पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज रखा गया है। तो इन पर लगने वाला वैद्युत बल कह रहा है बराबर होगा। तो वैद्युत बल होगा बराबर, ये बात तो सही है, लेकिन आपको ये बात पता होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पर एक बल लगता है जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही दिशा में लगता है, जबकि यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में अप्लाई होता है। दोनों परिमाण में तो बराबर होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो पहला ऑप्शन गलत होगा कि उन पर लगने वाले बल जो वैद्युत बल हैं वो बराबर होंगे, लेकिन ये दिशा में बराबर नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन जो लिखा है कि बलों के परिमाण बराबर होंगे, यही सही होगा, है ना। ये परिमाण में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। त्वरण बराबर होंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। त्वरण इनके इक्वल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यदि हम F = m इस्तेमाल करें और हमें पता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर वो F = QE लगेगा, F = QE लगेगा। तो यहाँ से QE = ma आएगा। यदि हम बात करें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मान लेते हैं और शर्त के हिसाब से E दोनों का सेम है, E दोनों का सेम है और आवेश दोनों पर सेम ही होता है, तो QE/m = a आएगा। यानी कि यदि हम त्वरण दोनों का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन की तुलना में कम होता है। तो यदि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में कम है तो इसका मतलब दोनों के त्वरण कभी समान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है और प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो मास डिफरेंट जब है तो उनके एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकते, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, भले ही चार्ज सेम हो, बट मास डिफरेंट है जिसके कारण ए सेम नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपका 3 भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर पहला भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रखा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके वह होगी। यानी ये कह रहा है कि मान लीजिए ये वायु में लटक रही है, कोई जल की ड्रॉप है, और ये जो जल है, जल की ड्रॉप है, ये मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिधर नीचे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से दूर माइनस की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। और जाहिर सी बात है कि यदि ये ड्रॉपलेट्स यहाँ बीच में हैंग्ड होगी, लटकी होगी, तो इसका मतलब इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ mg काम करेगा, और जो आपका ये फोर्स होगा, स्थिर विद्युत बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा। संतुलन की स्थिति में QE का जो वैल्यू आएगा, जो QE होगा वो mg के क्या आएगा, बराबर। यहाँ से सिंपल आपसे E का वो डिमांड कर रहा है, तो E = आ जाएगा mg/Q। ठीक है, यहाँ से यदि हम बात करें तो हमें मास नहीं दिया है कि पानी की जो ड्रॉपलेट्स है वो कितने ग्राम की है, कितना उसका मास है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो मास को यहाँ से हम हटा सकते हैं, घनत्व = द्रव्यमान बटा आयतन से। तो द्रव्यमान = होगा घनत्व × आयतन। तो चूँकि मेरी जो ड्रॉपलेट्स है वो है सॉलिड, उसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा होगा, खोखला नहीं है, वो वृत्त नहीं है, वो गोला है। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ अपान नीचे मेरे पास चार्ज है, और वो दे रखा है कि जिस पर जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो Q के स्थान पर हम E रख लेंगे।
यहाँ से इस पूरे डाटा को हल करेंगे तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 होता है ना, किग्रा बटा मीटर क्यूब MKS में। 4 को 4 ही रखिएगा और 3 नीचे आ जाएगा, पाई का मान 3.14 रख लीजिएगा, इंटू R³ रेडियस सवाल में दे रखा है कि जो त्रिज्या है 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बनाएंगे तो 10 पे ये -6 हो जाएगा, और चूँकि इसका क्यूब करना है, ठीक है, क्योंकि R का क्यूब है, अपान इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इस पूरे डाटा को यदि सॉल्व किया जाएगा, है ना, इस पूरे डाटा को ये हल करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से सिंपल ये आ जाएगा, 4 से ये 16 कटेगा 0.4, और यहाँ 3 भी था, 4/3 था तो आगे 3 लग जाएगा यहाँ पे। 4 से 16 कटेगा 0.3 टाइम्स में। और बात करें हम घातों का, तो घातों के हिसाब करें तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19 और 1 20, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा 18 पावर नेगेटिव के साथ, और यहाँ है 20 पावर, तो ये 18 पावर इस 20 पावर से कैंसिल होगा, 2 पावर हमारे पास बचेगा माइनस में, और ये ऊपर जाएगा तो 3 पावर यहाँ है और 2 पावर ये, 5 पावर हो जाएगा इसका प्लस के साथ, ठीक है। यानी ऊपर आएगा आपके पास 3.14 इंटू 10⁵ अपान, नीचे बात करें तो 4 इंटू 3 होगा, यानी 4 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको ख़त्म करेंगे घात को तो ये निगेटिव पावर उधर जाएगा, 2 पावर उधर की तरफ, तो यह आ जाएगा 314 × 10⁻³ अपान 12। 12 से इसे कैंसिल कराएंगे, ठीक है, 12 से इसे कैंसिल कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 को इसे ख़त्म करेंगे हम लोग, है ना, तो कितना देगा ये 12 3 36 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूना 24, है ना, या 2 से इसे कटा लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 छक्का 12, और 157 दूना के होता है 314, ठीक। अब इसे 6 से कटाइए, तो 6 से कटाएंगे, 6 दूना 12 आ जाएगा, बचेगा मेरे पास कितना 3, ये हो जाएगा 37। 37 का मतलब होगा 6 छक्का 36, ठीक है, 37 होगा, 6 छक्का 36, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, ये 10 का मतलब होगा 6 एकम 6, है ना, 40 होगा, 6 छक्का 36, ऐसे आगे की तरफ ही जाता रहेगा, 10⁻³ है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.616, तो 6 को हटा के यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, 2.62 × 10⁻⁴, 2.62 × 10⁻⁴ न्यूटन बटा कूलम, यही ऑप्शन सही होगा, बाकी आपका सब गलत होगा। तो ये कैलकुलेशन है ना। अब इसे करने में टाइम तो लगेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने इसको रट्टा मारा है, यदि ये आएगा तो आपको वहाँ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और टाइम लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश +q व -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य कितना होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लेंगे इसे। कह रहा है कि 2 आवेश है मेरे पास, r दूरी पर स्थित हैं, 2 बिंदु आवेश हैं, एक का नाम +q है और दूसरे का नाम -q है। ये दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं कहीं पे रखे गए हैं, r दूरी पर हैं, ऐसा सवाल में कह रहा है, तो हमने मान लिया ये r दूरी पर है। कह रहा है कि r दूरी पर ये स्थित हैं और उनमें से किसी एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के चारों तरफ घुमाया जा रहा है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि इस वाले को पकड़ के इसके चारों तरफ इस तरह से यदि ये घुमा रहा होगा, है ना, समझ पा रहे हैं। एक को स्थिर रख रहा है और दूसरे को इसी r रेडियस के पथ में से क्या कर रहा होगा, घुमा रहा होगा वृत्ताकार। तो हमसे कह रहा है कि काम कितना होगा, ठीक। तो कार्य निकालने के लिए क्या होगा, मान के चलिए यदि ये घूमेगा तो पक्का कुछ न कुछ इसका वेग होगा और ये कुछ न कुछ विस्थापित भी होगा। तो जब जब ये सर्कुलर ट्रैक पर जाएगा, है ना, जब जब ये सर्कुलर ट्रैक पर जाएगा तो जाहिर सी बात है यदि ये गोलाकार चक्कर लगाएगा तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, यानी अभी केंद्रीय बल कहते हैं। इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होगी और ये चूँकि वृत्त की परिधि पर चक्कर लगाएगा तो जैसे जैसे ये वृत्त की परिधि पर चक्कर लगाएगा ये पक्का विस्थापन कुछ न कुछ करेगा। तो जब भी ये वृत्त की परिधि पर जहाँ पर भी जाएगा ये टेंजेंशियली होगा, इस पर स्पर्शी होगा
और हम वृत्त के केंद्र से इस स्पर्शी पर जब भी कोण डालेंगे, मतलब इसको मिलाएंगे, तो ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ बल और विस्थापन के बीच का एंगल बार बार कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि कार्य इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और यदि इसको स्पेशली लिखा जाए तो एफ डी कास थीटा इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री आएगा और कास 90 का वैल्यू का आएगा 0। तो इस केस में जो काम किया जाएगा वो कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका यही सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक, अगला देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी आपसे पूछ रहा है पी के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी दिशा किधर से किधर मानते हैं। आप कमेंट में हमें ये बताइएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसकी परिभाषा है आपके पास कि दो आपके पास अपोजिट चार्जेज होंगे और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी रहती है 2l, तो उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं और दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उनके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि ये प्लस चार्जेज है और ये माइनस चार्जेज है तो आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण से धन की तरफ मानी जाती है, माइनस से प्लस की तरफ मानी जाती है सदैव, है ना। तो यहाँ एन से एस यानी ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, दक्षिण से उत्तर, ये सब तो झूठ है, ये मैग्नेट वगैरह में होते हैं ऐसे। यहाँ ऋण से धन की ओर लिखा है तो यही सही है, बाकी ये भी गलत है क्योंकि धन से ऋण नहीं बल्कि ऋण से धन की तरफ मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 कूलाम आवेश के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। 5 कूलाम आवेश दे रहा है सवाल में, क्यू का वैल्यू दे रखा है 5 कूलाम। कह रहा है कि 5 कूलाम आवेश के दो बराबर एवं विपरीत आवेश। शर्त इसमें यही होती है कि यदि डाइपोल बना है यदि वो डाइपोल है तो उसमें एक प्लस में होगा और एक माइनस में। मैग्नीट्यूड उतना ही होता है दोनों का सेम, बट साइन अलग होता है ना। बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी जो यहाँ बीच की दूरी है सवाल के हिसाब से वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे 5 × 10⁻² क्या मीटर। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि ये जो 5 सेंटीमीटर दूरी दिया है ये L है, ये L नहीं, ये 2L मानते हैं हमेशा ना। इसे L मानेंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो दूरी होगी वो सदैव 2L के बराबर मानी जाएगी, 5 × 10⁻² मीटर। यहाँ से P आसानी से निकाल सकते हैं Q × 2L से, तो मल्टीप्लाई करेंगे। Q का मान 5 है, 2L का मान आपके पास है 5 × 10⁻²। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 10⁻² आ जाएगा और इसका यूनिट होता है कूलाम × मीटर। तो 25 × 10⁻² इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिख रखा है 25 × 10⁻² कूलाम × मीटर, तो पहला ऑप्शन ही सही है। अदरवाइज यदि आप इसे गलत मान लेते हैं, सपोज आप इसे L बराबर इतना मानते हैं और यदि 2L आप इसको करते हैं ना, L बराबर आपने माना होता कि 5 × 10⁻² है और चूँकि फार्मूले में 2L होता है तो आप इसे 2L जब करते तो आप इसे 10 × 10⁻² समझ बैठते हैं ना। तो गुणा करते तो कितना आ जाता, यहाँ पर आ जाता 5 × 10⁻1, 5 × 10⁻1, यानी ऑप्शन नंबर उस केस में आप दूसरा मार देते हैं जो कि सरासर का आ जाता है गलत। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दे भी रखा है, यदि गलती से यदि आप इसे हिट करेंगे मतलब 2L की जगह L मानेंगे ना, तो ये ऑप्शन आपका सही आ जाएगा जो कि सरासर क्या होगा, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात है। ये तो आपको रटा होगा तो अति उत्तम होगा, अन्यथा ये टाइम टेकन होगा, समय लेगा आपका, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान का वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात कितना होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश E और द्रव्यमान M। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 और जो उसका मास है अप्रॉक्स 9.1 होता है, तो राउंड अप वैल्यू 9 ले लेते हैं, 10⁻31 कैंसिल कराएंगे इसे तो ये कटेगा 0.9 एकम 9 होगा, बचेगा आपके पास 7, 70 हो जाएगा। तो 9 × 7 = 63, है ना। फिर आगे आपके पास ऐसे जाता ही रहेगा आगे तक,
घातों का हिसाब करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 31 में से 19 घटेगा, 11 में से 9 2 और ये 1 यानी 12। प्लस में ये हो जाएगा, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.7 गुणे जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो पावर होगा वो उस पर प्लस ऐड होगा, है ना। 1.7 इसे इस तरफ लिखेंगे, सॉरी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 11। देखते हैं ऑप्शन में 1.7 × 10⁻11 है ना। और इसका जो यूनिट होगा, आवेश का यूनिट होता है कूलाम और मास का होता है किग्रा, कूलाम बटा किग्रा। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा 1.77 × 10⁻11 कूलाम बटा केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं, दोनों दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि कैपिटल क्यू पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो इस कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का वैल्यू बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे AIEEE में 2009 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे, है ना। तो आइए एक फिगर बनाते हैं। शर्त दे रहा है कि जो ये चार्जेज रखे गए हैं वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए, एक वर्ग है सवाल के हिसाब से, और एक जो क्योंकि इसमें दो विपरीत कॉर्नर होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है। सवाल के हिसाब से मान लो दो विपरीत जो कोने हैं उन पर कैपिटल क्यू और जो दूसरे विपरीत कॉर्नर हैं इन पर स्मॉल क्यू चार्जेज रखा गया है। कह रहा कि यदि इन दोनों में से किसी एक क्यू पर नेट वैद्युत बल 0 है, चाहे आप यहाँ मान लो या फिर यहाँ मान लो, किसी एक पर नेट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो 0 है, तो कह रहा है कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आएगा। तो फिगर से इसको समझिए। यदि मान के चलिए कि यहाँ पर ये वाले पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्मॉल क्यू, यहाँ जो कैपिटल क्यू है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यदि ये दोनों के दोनों जो चार्जेज होंगे, यदि इन्हें हम पॉजिटिव सपोज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल और इन दोनों जो चार्जेज हमारे पास होंगे, ये दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी इस पर नेट चार्ज 0 आ सकता है, अन्यथा कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसका साइन भी अपने से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो दो अपोजिट स्मॉल जो क्यू चार्जेस रखे गए हैं इनका साइन क्या है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों का यदि हम प्लस मानेंगे तो ये जो चार्ज दो मेरे पास स्मॉल क्यू वाले होंगे वो नेगेटिव साइन के होंगे, तभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, मतलब विपरीत डायरेक्शन में आएगा, जिसके कारण यहाँ पर जब नेट फोर्स निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो कैसे, अब यदि ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये भी नेगेटिव चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो यहाँ पे थोड़ा निकालना है, हमें तो कैपिटल क्यू पर निकालना है। तो यदि ये प्लस चार्जेज है, ये प्लस प्लस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, तो ये वाला इस वाले को ढकेलेगा दूर की तरफ, इधर लगेगा। सपोज इस बल को F1 कह देते हैं। ये माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू पर भी लगाएगा फोर्स, प्लस और माइनस है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसका नाम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज ये इधर की तरफ काम करेगा जिसका नाम F2 होगा, और यहाँ की तरफ जो बल लगेगा ये माइनस ये प्लस ये भी इसे अपनी तरफ ही खींचेगा, तो इसका वैल्यू होगा F3। शर्त के हिसाब से ये F2 और F3 बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की ईच एंड एवरी साइड का होती है इक्वल। तो हम मान लेते हैं स्क्वायर की हर एक भुजा ए है। तो चूंकि ये जो प्लस क्यू वाला होगा ये कैपिटल के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, तो यहाँ से इसकी हमें दूरी चाहेगी, तो ये बनेगा एक वर्ग का विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण का जो वैल्यू जाएगा वो आएगा a√2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा पहले इस F1 का वैल्यू निकाल लीजिए, और यहाँ से जो F2 और F3 होगा ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको कूलम्ब्स लॉ पता है कि Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ से दोनों चार्जेस जो होंगे यहाँ पर जितने आएंगे उतने यहाँ पर भी आएंगे, और डिस्टेंस सेम है। तो सिंपली आप पहले निकालिए कैपिटल क्यू और जो कैपिटल दूसरा क्यू है इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो उसका वैल्यू कितना है। F1 निकालेंगे तो आएगा क्यू इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर बटा बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी a√2 का स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह F2 और F3 का वैल्यू भी निकालेंगे तो हमें पता है F2 और F3 बराबर हैं।
अब यदि आपसे बात की जाए कि F2 और F3 यदि बराबर होंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो काम किधर करेगा और कितने एंगल पे काम करेगा। तो जाहिर सी बात है F2 और F3 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है, क्योंकि आपको पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा प्रत्येक जो साइड्स के बीच, दो भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पर यदि मान के चलें हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F डैश होगा, इसका वैल्यू हम निकालने का हमारे पास फार्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कास ऑफ थीटा। तो यहाँ से कास 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर केवल और केवल आपके पास F2 और F3 बचेंगे। तो ये चूँकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम FF लिख देते हैं। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो आएगा 2F स्क्वायर, यहाँ से F बाहर निकल जाएगा, √2 फंस जाएगा। F का वैल्यू पूछा जाएगा तो कोई एक निकाल लीजिए, KQ इंटू कैपिटल Q अपान बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर इंटू √2। कंडीशन के हिसाब से ये जो F डैश वाला फोर्स होगा और ये जो फोर्स आपके पास होगा KQ स्क्वायर, ये F1 वाला फोर्स और F डैश वाला आपस में क्या होगा, बराबर। चूँकि हमें पता है कि जब हम यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम साइन भी लेते हैं। तो चूँकि जो मेरे पास ये वाला चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है और ये वाला रिपल्सन फोर्स है। चूँकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसा कंडीशन होता है कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, ये सवाल में कह रहा है, तो आप F1 इज़ इक्वल टू F डैश कर सकते हैं। संतुलन की स्थिति में F डैश इज़ इक्वल टू क्या होगा, F1 के। यहाँ से आप वैल्यूज़ रख दीजिएगा। तो जो आपके पास F डैश है वो है K स्मॉल q, निगेटिव साइन के साथ है ये, K स्मॉल q कैपिटल Q √2 डिवाइड बाई का A स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू F1 जो आपके पास आया है वो है आपके पास KQ स्क्वायर अपान A √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q से Q कैंसिल होगा कैपिटल वाला। आपसे जो पूछ रखा है वो सवाल में आपसे पूछ रखा है कैपिटल Q बटा स्मॉल q, तो कैपिटल Q इधर ही रखते हैं, स्मॉल q जो मेरे पास बचा है इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी इधर माइनस साइन बचा है और ये 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2√2 आ जाएगा। यानी से कैपिटल Q बटा स्मॉल q का जो वैल्यू आएगा वो -2√2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही होगा। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहे निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो आवेश संभव नहीं है यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आवेश का क्वांटम होता है वो होता है स्मॉल e का मूल गुणज, यानी e का जो मान होगा वो कभी भी न तो फ्रैक्शन में हो सकता है न ही डेसिमल में हो सकता है। e का मान जब भी होगा वो हमेशा प्लस माइनस n ही होगा, जहाँ n आपका 1 2 3 4 होल नंबर होता है। प्लस माइनस में हो सकता है लेकिन न तो वो भिन्न में हो सकता है कभी, नहीं वो कभी दशमलव में हो सकता है ना। तो यही वाला सवाल के हिसाब से संभव नहीं है, और यही संभव नहीं है तो यही आपका ऑप्शन भी सही होगा। बाकी सब तो संभव है इसलिए सब सही है, और सही है तो ये नहीं हो सकते हैं। आपसे पूछा संभव वाला तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। कह रहा आवेशों की प्रकृति होती है। आवेशों की प्रकृति, यहाँ नेचर जानना चाह रहा है आवेश की। तो आपको पता है कि आवेश की जो प्रकृति होती है वो योगात्मक होती है, एडिटिव होती है, जिसका मतलब होता है कि हम आवेशों को आसानी से जोड़ अथवा घटा सकते हैं बीजगणितीय नियम के तहत, है ना। तो आवेशों की प्रकृति का होती है योगात्मक, व्यवकलात्मक यानी घटाना वाली नहीं होती है, वितरण की नहीं है, क्रम विनिमय की नहीं, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है। आवेश विनिमय मतलब आवेश ट्रांसफ़र करने की जो सबसे कम से कम वैल्यूज़ होती है वो कितनी है, कितनी एग्जिस्ट करती है, यानी कुल मिला के ये आवेश के क्वांटम के बारे में पूछना चाह रहा है। तो आवेश की जो न्यूनतम स्थानांतरण या ट्रांसफ़र करने की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 1.6 × 10⁻19, जिसे हम ई कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ई, यानी 1.6 × 10⁻19। ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। अगला पूछ रहा है 26 नंबर। आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आवेश क्यू में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कोई आवेश क्यू है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फार्मूला होता है Q = NE। यहाँ से N = पूछा जाए तो Q/E होगा। तो ऑप्शन जहाँ होगा N = Q/E वही सही होगा, बाकी सब गलत हैं। तो तीसरे में N = Q/E है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27।
कह रहा विद्युतशीलता का मात्रक है, विद्युतशीलता का मात्रक पूछ रहा है। तो आपको कूलम्स लॉ पता होगा, वहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। इसका सिंपल यूनिट होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।